आज के छोटे से वीडियो में बात करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक प्रैक्टिकल टॉपिक के बारे में कि ये ईएसपी ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, जिसे ईएसपी रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटेड रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा होता है और सिर्फ एक ही नहीं है, बहुत सारे यूज़ कर रहे होते हैं अपने प्लांट में। तो ये होता क्या है, कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं, कैसे काम कर रहा होता है और कैसे ये हमारे नॉर्मल ट्रांसफार्मर से डिफरेंट है, और साथ ही साथ ईएसपी जो प्लांट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटेड प्लांट, वो होते क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, उसके बारे में भी एक अच्छा आइडिया देंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो आपको नाम से ही समझ में आता है, ये जो ईएसपी रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर है, इसको कहीं ना कहीं हम ईएसपी प्लांट में यूज़ में ले रहे होते हैं, तभी इसका नाम जो है हमने ईएसपी रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर रखा है। अब ये ईएसपी प्लांट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। जनरली ये जो है आपको थर्मल पावर प्लांट में देखने मिलता है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में। और ऐसा नहीं है सिर्फ थर्मल पावर प्लांट, आपको कई सारे अदर इंडस्ट्री में भी देखने मिलेंगे, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री हो गई है। तो ये करता क्या है और इसको हमने क्यों इंस्टॉल कर रखा है किसी भी प्लांट में? तो देखिए, इसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि जो फ्लू गैसेस होती है उसको वो प्यूरिफाई करता है, मतलब फिल्टर का काम ये कर रहा होता है। जितनी भी इम्प्योरिटी होती है उसके अंदर से वो उसको रिमूव कर रहा होता है। अब ये कौन सी फ्लू गैसेस की हम बात कर रहे होते हैं? अब अगर किसी भी थर्मल पावर प्लांट में कभी भी गए हैं, या आपने फोटो में ज़रूर देखा होगा कि जो बड़े बड़े चिमनी होते हैं, वहाँ से आपने देखा होगा कि कुछ जो है गैस निकल रहा होता है। तो ये गैस आता कहाँ से? तो मैंने आपको थर्मल पावर प्लांट की जो पूरी वर्किंग है वो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाई है। पावर प्लांट में विजिट करके आपको मैंने सारी चीज़ें दिखाई है। तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि वहाँ पे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में हम क्या कर रहे होते हैं कि जो कोल होता है उसको बर्न करते हैं, और बर्न करके जो है गर्मी पैदा करते हैं। उस गर्मी से जो है वाटर को बॉईल करते हैं, उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। वो जो स्टीम है उससे हम टरबाइन चलाते हैं, और टरबाइन से जो हमारा शाफ्ट कनेक्टेड होता है जनरेटर का, वो रोटेट करता है, हमें बिजली मिलता है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा पावर प्लांट है काम कर रहा होता है। इन शॉर्ट में मैंने बताया। डिटेल में अगर आपको जानना है, हर एक चीज़ समझना है, तो आप ये वाली वीडियो जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए, जब कोल को हम लोग बर्न कर रहे होते हैं ना, वो जो कंबर्शन हो रहा होता है हमारा, तो ये जो है ऐश में कन्वर्ट हो रहा होता है। ऐश तो आप जानते होंगे, जैसे हिंदी में हम राख कहते हैं। तो ये आपको पता है काफ़ी हल्का होता है, तो ये एयर में जाकर के हमारा मिक्स हो जाता है। जैसे कभी आपने झाड़ू मारा होगा तो नोटिस किया होगा कि जब झाड़ू मारते हैं तो कुछ जो डस्ट पार्टिकल है वो एयर में जाकर के मिक्स हो जाते हैं। तो वैसे ही कुछ होता है यहाँ पे। और आपको मैंने पहले ही बताया कि यहाँ जो हम कोल यूज़ में ले रहे होते हैं वो पल्वराइज्ड कोल होता है, यानी कि इस कोल को हमने पूरा पाउडर में कन्वर्ट कर दिया है, सॉलिड फॉर्म नहीं रखते हैं हम। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसको अच्छे से हम जला सके, कंबर्शन हमारा अच्छे से हो सके। तो कंबर्शन के दौरान क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल होते हैं, जैसे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल कहा जाता है, ये भी हमारे हॉट एयर के साथ जाके, इस गर्म हवा के साथ जाकर के, इस एयर के साथ जाके मिक्स हो जाता है। अब इस एयर को हम जनरली स्टोर करके कहीं नहीं रखते हैं, हम इसको जनरली जो है एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो वो बड़ा बड़ा चिमनी जो आपने देखा था, वहीं से ये सारा गैस निकल रहा होता है। तो पहले हम क्या करते थे ना, पहले हम डायरेक्टली उसको एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते थे, पर दिक्कत ये आता था क्योंकि इस गैस में हमारे फ्लाई ऐश भी है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल भी है, काफ़ी सारे पॉल्यूटेंट है। तो ये एयर में जाकर के, एनवायरनमेंट में जाकर के जो है उसको हार्म पहुंचाता था, उसको पॉल्यूट कर देता था, और लोगों के हेल्थ में जो है ये काफ़ी इफेक्ट डालता था। लोग बीमार हो रहे थे। मतलब ये जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल जो मैंने कहा, उसको अगर इनहेल कर लेते हो, वो आपकी बॉडी के अंदर चल जाता है, तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो इफेक्ट करता है, आपको अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी सबको जो है मद्देनजर रखते हुए सरकार ने बोला कि नहीं भैया, अब ऐसा नहीं कर सकते। मतलब ठीक है, आप छोड़ रहे हो, बाहर हवा निकाल रहे हो, पर उसको क्लीन करके दो। मतलब ऐसे आप डायरेक्टली इतना पल्यूट नहीं कर सकते हो एनवायरनमेंट को। तो उसी के बाद से ऐसे जितने भी प्लांट थे जहाँ पे इस तरीके के चिमनी यूज़ में ले रहे थे, जो पल्यूटेड एयर को जो है बाहर निकाल रहा था, एग्जॉस्ट कर रहा था, तो वो सबको जो है इस ईएसपी को इंस्टॉल करना पड़ा। अब ये ईएसपी का तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ईएसपी जो है कहीं ना कहीं इस एयर को, इस पल्यूटेड एयर को फिल्टर आउट कर रहा है। इसके अंदर की जितनी इम्प्योरिटी है उसको निकाल रहा है। वो जो मैं कह रहा था फ्लाई ऐश है, वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल है, तो उन सबको क्लीन करके जो है बाहर गर्म हवा को एग्जॉस्ट करता है। तो ये तो हमको समझ में आ गया, पर हमें समझना ये है कि ये कर कैसे रहा होता है। ये मतलब हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है वो काम कैसे करता है। तो ये जो ईएसपी आप देख रहे हैं, तो यहाँ से एक तरफ से जो है हमारा फ्लू गैसेस वो इंसर्ट हो रहा होता है, और दूसरी तरफ से निकल रहा होता है, और बीच में जो है हमारा फिल्टरेशन का काम हो रहा होता है, यानी कि अंदर में ही जो है जितना पॉल्यूटेंट है उसको निकाल ले रहे होते हैं। तो ये होता कैसे है, अगर अंदर जाकर के आप देखेंगे तो वहाँ पे दो चीज़ आपको देखने मिलेगा। एक तो इलेक्ट्रोड होता है, हमारा जालीदार इलेक्ट्रोड होता है जो कि मेटल का बना हुआ रहता है, और प्लेट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे प्लेट्स और इलेक्ट्रोड जो है अंदर में लगे हुए होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि मेटल के होते हैं, इसको हम हाई नेगेटिव पोटेंशियल से जो है कनेक्ट करते हैं। अब ये हाई नेगेटिव वोल्टेज हमें मिलता कहाँ से? वही ईएसपी रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर से हमें मिल रहा होता है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा जो प्लेट है, और ये जो प्लेट है ना, वो स्टील का बना हुआ रहता है, और यही हमारा एक्चुअल डस्ट को कलेक्ट कर रहा होता है। वो कैसे करता है वो अभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए, जो मैंने कहा कि इतना हाई नेगेटिव पोटेंशियल्स को दे रहे होते हैं, तो कितना पोटेंशियल की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम 50
kV to 70 kV की बात कर रहे होते हैं, तो इतना ज़्यादा हमारा वोल्टेज होता है। और ये जो हमारा प्लेट है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एक मिसकंसेप्शन है, मतलब लोग आपको इस तरीके से बताते हैं कि जो प्लेट होता है उसको हम पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं और इलेक्ट्रोड होता है वो हमको नेगेटिव वोल्टेज देते हैं, पर ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोड को तो नेगेटिव वोल्टेज देते हैं, पर ये जो प्लेट होता है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं, उसको जीरो पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं। अब चूंकि हमारा जो जीरो है वो नेगेटिव के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, हाई पोटेंशियल में है, तो कैपेसिटिव इफेक्ट की वजह से ये हमारा जो प्लेट है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो एक्चुअल जो है कंसेप्ट ये है, तो इस तरीके की क्लैरिटी जो है आपके कंसेप्ट में होना चाहिए। अब देखिए ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कभी भी अगर ऐसा होता है कि दो मटेरियल सामने से रखा है और उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या होता है कि उनके बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। अब ये जो फ्लू गैसेज जो यहाँ से पास हो रहे होते हैं वो आयोनाइज हो जाता है इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब आयोनाइज का मतलब तो आपको पता है ना कि आयंस में ये ब्रेक डाउन हो जाता है इसका। ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो भी पॉल्यूटेंट होते हैं, वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। मान लीजिए पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, तो आप ये जो प्लेट्स है, जो भी ऑपोजिट पोलैरिटी में जो प्लेट्स है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, अपने तरफ खींचेगा और वो सब जाकर के जो हमारे कलेक्टिंग प्लेट्स होते हैं वहाँ पे चपक जाते हैं। चपक चपक के आपको समझ में आ रहा होगा कि एक पूरा लेयर जो है जम जाता होगा। और इस चीज़ के लिए जो है ना हमने इस प्लेट में मोटर भी लगा रखा है जो हैमरिंग एक्शन इसे प्रोवाइड करता है, ताकि जितने भी कलेक्टेड ऐश है ना वो सब नीचे गिर जाए। हॉपर हमने बना के रखा है, उसके थ्रू जो है वो नीचे चल जाता है। और इस तरीके से जो है ये हमारे एयर को, पॉल्यूटेड एयर को वो क्लीन कर देता है और बाहर जो हमारा निकल रहा होता है ईएसपी से जो हॉट एयर, वो हमारा बहुत ज़्यादा जो है प्योर होता है। तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है वो किस तरीके से काम करता है और कैसे फ्लू गैसेस के अंदर में जितनी भी इम्प्योरिटी है, जितने भी पॉल्यूटेंट है, उसको वो रिमूव कर रहा होता है। और ये जो मैंने आपको कहा कि इतना हाई वोल्टेज जो है हम इस इलेक्ट्रोड में दे रहे होते हैं, तो वो कहाँ से आता है? वही ईएसपी रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर से आ रहा होता है। अब देखिए जो वोल्टेज हम देते हैं वो डीसी वोल्टेज होता है। तो आप सोच रहे हो यार ट्रांसफार्मर का तो आउटपुट हमारा एसी होता है। अब सही सोच रहे हो, इसी वजह से इस ट्रांसफार्मर के अंदर ही हमारा रेक्टिफायर यूनिट होता है जो इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा होता है। अब देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है ना, कैसे हमारे नॉर्मल ट्रांसफार्मर से डिफरेंट है। आउटपुट में सिर्फ आपको एक टर्मिनल ही दे रहा होता है जो नेगेटिव होता है, और दूसरा जो टर्मिनल होता है उसको हम अंदर से ही जो ग्राउंड कर देते हैं, जैसा कि यहाँ भी आपको क्लियरली जो है दिख रहा होगा। और किस तरीके से ये डिफरेंट होता है, तो ये जो है एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है। जैसा कि आपको पता है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज। और नॉर्मली जब हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको 6 वाइंडिंग देखने मिलता है। 3 लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है और 3 जो है हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है, राइट। और नॉर्मली जब हमारे इस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को सप्लाई दी जाती है तो एक फेज वायर दिया जाता है और दूसरा न्यूट्रल होता है हमारा। बट यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे हमारा दोनों ही जो है फेज वायर होता है, यानी कि हम इसमें लाइन वोल्टेज दे रहे होते हैं, हम फेज वोल्टेज नहीं दे रहे होते हैं। उम्मीद है आपको लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बारे में जो है क्लियर आइडिया होगा। मैंने आपको कई बार बताई है, फिर भी अगर आपको डाउट है ना तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना सकता हूँ। तो इसके इनपुट में जो हम लाइन वोल्टेज दे रहे होते हैं तो वो कितना वोल्टेज हम देते हैं, लगभग आपके 400-415 के आसपास ये होता है आरएमएस वैल्यू। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये एवरेज वैल्यू दिया हुआ है। अब इस वोल्टेज को ये स्टेप अप कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। कितना कर रहा होता है? ये 50 के से लेकर 60 के आसपास जो है ये इंक्रीज कर रहा होता है। इतना इंक्रीज करने के बाद ये कहाँ देता है? इलेक्ट्रोड्स को देता है। उसके बाद की कहानी तो आपको पूरा अच्छे से पता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये ईएसपी रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, इसको क्यों हम यूज में ले रहे होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है, किस तरीके से हमारी पॉल्यूटेड एयर को क्लीन कर रहा होता है। मैंने बेसिक जानकारी आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके बताएं, कोई सवाल है क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।